बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से सेल्स तक कैसे डिफ्यूज़ होते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये एक ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो इसके मेन ऑर्गन्स हैं वो थोरेसिक केज के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और ये वाले जो ऑर्गन्स हैं इनमें डायाफ्राम है, और इस डायाफ्राम के बाद जो मेजर इसका ऑर्गन है वो है लंग्स। तो लंग्स जो हैं वो प्लूरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और राइट लंग जो होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, राइट सुपीरियर, राइट मिडल एंड राइट इंफीरियर। और जो लेफ्ट लंग होता है वो लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर पार्ट में डिवाइड होता है, लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। उसके बाद ये ब्रोंकाई से कनेक्ट होता है और इवेंचुअली ये ऊपर की तरफ ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। ट्रेकिया के अंदर 21 सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाते हैं जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और उसके बाद ये ट्रेकिया नॉस्ट्रिल में खुलता है। जब हम हवा से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से नीचे ट्रेकिया की तरफ हरकत करते हैं। ये ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी में जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंकाइज बोलते हैं। लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई में ट्रैवल करते हुए आगे नेक्स्ट ब्रोंकाई की डिवीजन जिनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली लास्ट पे ये अल्वेलाई के अंदर पहुंच जाते हैं। अल्वेलाई के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो हर अल्वेलाई के अंदर अल्वेओलर चैम्बर्स होते हैं जहाँ से उनके अंदर होल्स होते हैं जो अल्वेलाई में खुलते हैं। आरबीसीज कैपिलरीज में ट्रैवल करते होते हैं। तो इस दौरान में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अल्वेओलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर रेड ब्लड सेल्स के साथ चिपक जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीडेशन, जिससे वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से इसी ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अल्वेओलर मेम्ब्रेन के ज़रिए से अल्वेओलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और डिफ्यूज़ होकर वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। चैम्बर्स से होते हुए वो ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद वो ब्रोंकाई और ब्रोंकाइज के बाद वो इवेंचुअली ट्रेकिया में पहुंच जाते हैं और ट्रेकिया के बाद इवेंचुअली वो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं तो इससे इन्हेलेशन बोलते हैं, जिससे लंग्स फैलते हैं, थोरेसिक कैविटी फैलती है, डायफ्राम भी फैलता है। और इस प्रोसेस को जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो थोरेसिक कैविटी सिकुड़ती है और लंग्स भी सिकुड़ते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम सांस ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 20 दफ़ा पर मिनट के हिसाब से सांस लेते हैं। तो लास्ट पे हमें समरी देखेंगे। थोरेसिक कैविटी के अंदर रिब केज या थोरेसिक कैविटी के अंदर डायफ्राम और डायफ्राम के अंदर मौजूद मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन जिनको बोलते हैं लंग्स, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन में बंद होते हैं। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, राइट सुपीरियर, राइट मिडल एंड राइट इंफीरियर। और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट सुपीरियर
एंड लेफ्ट इंफीरियर लोब। उसके बाद ये लंग्स ब्रोंकाई के ज़रिए से ट्रेकिया के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स पर मुश्तमिल होता है, और इवेंचुअली ये नोस्ट्रिल से कनेक्ट होता है। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नथनों से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए फेरिंग्स से गुजरते हैं, फेरिंग्स से ट्रेकिया में पहुंचते हैं, और ट्रेकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। तो फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकाई जो होते हैं वो आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये लास्ट पे डिवाइड होते हैं अल्वेलाई में। तो अल्वेलाई के एंड के ऊपर अल्वेलाई के एंड पर इसके ऊपर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर आरबीसीज के मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो अल्वेलर मेम्ब्रेन से आरबीसीज के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे वो आरबीसीज के कलर को चेंज कर देते हैं। जो पहले ब्लू होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर वो कलर रेड हो जाता है। इस तरीके से वो वाला मॉलिक्यूल जो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल है, रेड ब्लड सेल्स, वहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कैपिलरी मेम्ब्रेन से अल्वेलर मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और इस तरीके से वो ट्रैवल करती हुई अल्वेलर चैम्बर्स में पहुंचती है, और अल्वेलर चैम्बर से वो ब्रोंक्यूल्स में आ जाती है, और ब्रोंक्यूल्स से वो ब्रोंकाई के ज़रिए से ट्रेकिया तक पहुंच जाती है, और ट्रेकिया के ज़रिए से वो नोस्ट्रल्स के ज़रिए से जिस्म से बाहर हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और किस तरीके से हवा हम अंदर लेके जाते हैं, और किस तरीके से हम हवा को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसमें मेन ऑर्गन्स हैं लंग्स, जिसमें हार्ट भी शामिल है इस सिस्टम में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स की तरफ भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है। तो इस तरीके से जो हार्ट होता है ये कनेक्ट होता है लंग्स से भी और टिश्यूज से भी। होता क्या है कि जब ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किए हुए दिल के पास पहुंचता है, और इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्योंकि इस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये वेन्यूल्स फिर वेना केवा के ज़रिए से दिल के राइट एट्रियम में पहुंचता है ब्लड, फिर राइट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग्स की तरफ जाता है। ये वाला ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड है जो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग्स की तरफ गया। अब लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से इस ब्लड को भेज दिया जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जिस्म से बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ऑक्सीजन के ब्लड में शामिल होती है तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाता है। ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए से दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है इस ब्लड के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। दिल ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को मिलता है तो टिश्यूज़ जो होते हैं इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो अब ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। तो इस तरीके से ब्लड जो होता है वो सेल्स तक पहुँचता है और ऑक्सीजन भी सेल्स को मिल जाती है, और ये वाले सेल्स जो होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से ब्लड में छोड़ देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अब बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में प्रोड्यूस कर देता है, जो कि ब्लड में शामिल होकर जिस्म से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ में देखते हैं हम कि कैसे ऑक्सीजन सेल्स को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल्स से बाहर ब्लड में शामिल होती है। यहाँ पर इसको हाईलाइट करके देखते हैं। तो ये हैं जो अभी मैंने बनाए हैं, ये हैं टिश्यूज, और ये है कैपिलरी या ब्लड सप्लाई। इसको मैं रेड कलर करता हूँ। टिश्यूज और रेड ब्लड या कैपिलरीज के दरमियान जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो दो तरीकों से डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक पहुंचती है और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यूज के पास। टिश्यूज जो होते हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं। नंबर 1 पे ऑक्सीजन जो थी वो प्लाज्मा के ज़रिए से डिफ्यूज़ हुई बहुत थोड़ी मिकदार में जो सेल्स को पहुंची, और दूसरे तरीके में ये वाली ऑक्सीजन जो होती है वो इस आरबीसीज के साथ अटैच हो जाती है, जो भी मैंने ड्रॉ किया। तो इस आरबीसीज के साथ अटैच होने के बाद एक कम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कम्प्लेक्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर इसकी लो बॉन्डिंग की वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स को मिल जाती है। सेल्स जो होते हैं वो यहाँ से उसको यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेल से आउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक पहुँचा देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुँच जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर बाहर डिफ्यूज़ होता है। दूसरे प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मौजूद पानी से रिएक्ट करती है और वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो प्लाज्मा के अंदर हो रहा होता है। तीसरे नंबर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसीज के साथ अटैच होती है और आरबीसीज के अंदर मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करती है, जिसमें आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको वो बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देता है, और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है जो कि बिल्कुल वैसा ही है जो कि आउटसाइड द सेल यानी प्लाज्मा के अंदर हो रहा होता है। वो स्लो होता है और ये फास्ट होता है। इस तरीके से ये बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और बाहर बाइकार्बोनेट की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्लोराइड आयन एक्सचेंज होकर रेड ब्लड सेल में आ जाता है। ये वाला हाइड्रोजन आयन जो होता है वो आरबीसीज के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बन जाता है और एक और प्रोसेस के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा जो होता है वो आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रेड ब्लड के सेल के ज़रिए से फेफड़ों तक पहुंचकर जिस्म से बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरह से एक्सपोर्ट होती है या कन्वर्ट होकर जिस्म से बाहर निकलती है। नंबर 1 में ये प्लाज्मा में हल होकर जो कि 10% क्वांटिटी में जिस्म से बाहर निकलती है, प्लाज्मा में हल होकर। दूसरे नंबर पर ये हीमोग्लोबिन के साथ कन्वर्ट अटैच होकर वो है 20%। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो है बाइकार्बोनेट की सूरत में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जिस्म से बाहर निकलती है। और ये वाली जो रेशियो है ये अबाउट 70% होती है। तो ये 3 तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जिस्म से बाहर निकलती है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 2 तरह से डिफ्यूज़ होती है। एक है स्लो प्रोसेस जो कि प्लाज्मा में हल होकर बाइकार्बोनेट की सूरत में, और दूसरा है एक्टिव प्रोसेस जो कि आरबीसीज के साथ अटैच होकर। यहाँ पर एक और बात भी काबिल गौर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा ब्लड की पीएच जो होगी वो कम होगी और ब्लड होगा एसिडिक, उसकी पीएच एसिडिक होगी। और जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी पीएच उतनी ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड बन जाएगा अल्कलाइन। और इस तरीके से देखते हैं कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी टिश्यूज़ के अंदर, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होकर जिस्म से बाहर निकलेगी और ब्लड की पीएच जो होगी वो एसिडिक हो जाएगी। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आउटसाइड द बॉडी। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ऑफलोड होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो जिस्म में या ब्लड के अंदर शामिल होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। इस एरिया को हम जब जूम आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि लंग्स के अंदर जो अल्वेलाई होते हैं वो गुच्छों की शक्ल में होते हैं और ये क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं। और ये क्लस्टर जो होते हैं वो ब्लड की कैपिलरीज से घिरे होते हैं। और ये ब्लड की कैपिलरीज जो होती है ये पल्मोनरी आर्टरी की सूरत में आती है और लंग्स से पल्मोनरी वेन की सूरत में बाहर निकलती है। अब हम देखते हैं यहाँ से इस इलाके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो कैसे एक्सचेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक अल्वेओलस की मेम्ब्रेन यानी अल्वेओलर मेम्ब्रेन, और ये ब्लड की कैपिलरीज जो रेड बना रहा हूँ, और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड कैपिलरीज, और ये है थिन मेम्ब्रेन, और ऊपर है अल्वेओलस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 3 प्रोसेस के ज़रिए से ब्लड में शामिल होकर डिफ्यूज़ आउट होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसीज के साथ अटैच होकर प्लाज्मा में हल होकर जिस्म से बाहर निकलती है और ट्रेकिया और नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से बाहर निकलती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में हल होकर ब्लड की कैपिलरी से डिफ्यूज़ होकर अल्वेओलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अल्वेलाई में पहुंच जाती है। दूसरे नंबर पर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में ये हल होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट की शक्ल में डिफ्यूज्ड आउट होती है।
और यहाँ पर पानी के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर पहुँच जाती है या अल्वियोलाई के अंदर पहुँच जाती है। और तीसरे नंबर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ये जिस्म से बाहर निकलती हैं और प्लाज्मा में मौजूद बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल में दाखिल हो जाते हैं और वो बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो इंटर हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस बाहर निकल आते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में। ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, तेज़ एक्शन होता है और ये वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग-अलग कर देता है और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अल्वियोलाई में पहुंच जाती है। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाती है और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की सूरत में ये अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में डिटैच होकर अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। यानी पहले ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये डिटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा हो जाती है और बाहर से आई हुई ऑक्सीजन जो होती है अल्वियोलाई में पहुंचकर प्लाज्मा में बहुत कम मिकदार में शामिल होती है और शामिल होकर वो हमारे सेल्स तक पहुंचती है। जबकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसीज के साथ कंबाइन होती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर हमारे सेल्स तक पहुंचती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो दो तरीक़ों से हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1 में बहुत कम तादाद में, कम मिकदार में प्लाज्मा में हल होकर जो कि 2% तक, लेस देन 2% होता है और ज़्यादातर जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसीज के साथ या एचबी के साथ बाइंड होकर हमारे जिस्म तक पहुंचती है जो कि 98% से ज़्यादा है। यहाँ पर एक और बात करते चलें, ऑक्सीजन लेवल इन आवर सेल्स जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो नॉर्मल सैचुरेशन लेवल होना चाहिए वो 95 से 100% तक होना चाहिए और इस तरीके से हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की सही मिकदार मैसर आ सकती है और सेल्स तक पहुंच सकती है। तो वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस इन द सेल्स।